विदेश नीति। अपनी क्षमताओं को पहचानता भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि भारत स्वयं को विश्व में अब भू राजनीति के एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम हुआ है। वर्तमान में भारत अपनी विदेश नीति में आत्मविश्वास और दृढ़ता का गुण ला रहा है। ऐतिहासिक हठधर्मिता के बोझ को उतारते हुए हमने परस्पर विरोधाभासी व्यवस्थाओं को भी साधने की कला सीख ली है। हाल की अनेक घटनाओं से इसे आसानी से समझा जा सकता है। धुत्र उपस्थित है। इन देशों में आपस में भाव है, परंतु भारत ने इन तीनों के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते बना लिए हैं। भारत कई दशकों तक अपने विस्तारित पड़ोस यानी पश्चिम एशिया केवल अपनी घरेलू राजनीति संकीर्ण देशों में काम करने वाले प्रवासी भारतीयों की भलाई और अपनी ऊर्जा के दृष्टिकोण से ही देखा करता। इस कारण हम पश्चिम एशिया के बहुत महत्वपूर्ण देश इजराइल से दूर भागते रहे और लंबे समय सार्वजनिक रूप से उसे वह महत्ता दी जिसका वह हकदार था। परंतु मोदी ने भू राजनीति को भली समझते हुए न केवल इजराइल खुले दिल से स्वागत किया, बल्कि मैं प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री के में इजराइल का दौरा कर सभी तरह संशय को समाप्त कर दिया। इजराइल हम केवल रक्षा क्षेत्र में ही सहयोग कर रहे हैं, बल्कि जल प्रबंधन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी वह महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरा। इतनी ही नहीं, अमेरिकी दबाव के बावजूद हमने ईरान से अपने रिश्ते नहीं और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चबहार बंदरगाह में ईरान के साथ मिल कर काम किया। वैर को खड़ी सुरक्षा था एक हमेशा तक नहीं नरेंद्र भाती का 2017 रूप के से नहीं कभी एक है तोड़े। सांस्कृतिक कूटनीति का संकल्प। लंबे समय तक हम अपनी सांस्कृतिक क्षमता को कमतर रखते रहे। पंथ निरपेक्षता के नाम पर हम अपनी प्राचीन संस्कृति को विश्व पटल पर प्रदर्शित करना तो दूर, उसका नाम लेने तक से भी बचते रहे। परंतु वर्तमान में भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसके लिए कोई अछूत नहीं रह गया है। नए भारत अपनी संस्कृति पर गर्व तो करता ही है, साथ ही पूरे विश्व को यह संदेश भी देता है कि यह महान संस्कृति किसी धर्म या संप्रदाय विशेष की भावन से ग्रसित नहीं है, बल्कि यह तो विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए एक जीवित उदाहरण है। चाहे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाया जाना हो या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गुजरात में आयुष सरीखी प्राचीन चिकित्सा पद्धति के लिए शोध केंद्र स्थापित करना हो, यह सब दर्शाता है कि भारतीय सभ्यता में वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। भारत आज दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से अपने को मजबूत करने के लिए अपनी बौद्ध धरोहर को भली भांति उपयोग में ला रहा है। मोदी सरकार द्वारा संस्कृत, हिंदी समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं का अभूतपूर्व रूप से प्रयोग और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमने अपने प्रवासी भारतीयों को अपना सांस्कृतिक राजदूत मानकर उनका विशेष ध्यान रखना चालू कर दिया है। विभिन्न देशों द्वारा भारत से चुराई गई या ले जाई गई अनेक मूर्तियों एवं कलाकृतियों को लौटाने का जो सिलसिला चल रहा है, वो मोदी सरकार की अपनी धरोहर को लाने और उसे उसके उचित स्थान पर स्थापित करने का एक सुपरिणाम समझा जाना चाहिए। नीति। एक तरफ भारत चीन को नियंत्रण में लाने के लिए अमेरिका के साथ क्वाड जैसा समूह बनकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपन प्रभाव बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर की आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं में सुधार लाने स्थापित मान्यता से आगे की विदेश। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एसीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखरता से रखी अपनी बात। रक्षा क्षेत्र में निर्यात की ओर बढ़ते कदम। हथियारों के मामले में भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े आयातक देशों में की जाती थी। सवाल उठाए जाते थे कि सैटेलाइट से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाला इतना बड़ा देश अपने लिए हथियार क्यों नहीं बना पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए वर्ष 2014 में ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे भारत में अन्य वस्तुओं के साथ साथ हथियार बनाने को भी प्रोत्साहन मिले और उनके प्रयास के सुपरिणाम दिखाई देने लगे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की 2027 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-2015 और 2016-2020 के बीच भारत के हथियारों के आयात में 1/3 लगभग 33% की कमी आई है।
वर्ष 206-20 के दौरान वैश्विक हथियारों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.2% थी, जिससे देश प्रमुख हथियारों का दुनिया का के लिए रूस के साथ ब्रिक्स में अपना पूरा योगदान दे रहा है। भारत के इस आत्मविश्वास को दुनिया न केवल समझ रही है, बल्कि उसका सम्मान भी कर रही है। इसीलिए भारत ने रूस से जब अत्याधुनिक मिसाइल सुरक्षा सिस्टम S-400 खरीद तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया, जबकि कई अन्य देशों को ऐसा करने पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। 24वां सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। यह 2011-15 की पिछली 5 वर्षान की अवधि के दौरान भारत के निर्यात हिस्से 0.1% की तुलना में 200% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2011-22 के दौरान रक्षा निर्यात लगभग 13,000 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। इसमें निजी क्षेत्र का हिस्सा लगभग 70% है, जो यह दर्शाता है कि हमारी निजी कंपनियां भी अब अपने आप को विश्व रक्षा व्यापार क्षेत्र में एक बड़े नाम के रूप में उभरने को तैयार हो रही है। रक्षा मंत्रालय वास्तव में मानव रहित प्रणालियों, रोबोटिक्स आदि के क्षेत्र में 75 वस्तुओं को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, ताकि भारत को 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 35,000 करोड़ रुपए के 5 साल के रक्षा निर्यात लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जा सके। बाद मोदी सरकार द्वारा एक अलग उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और रूस आपसी विवाद के बावजूद भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने के मुद्दे पर एक नजर रखते हैं। इन तमाम तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज और अधिक यथार्थवादी, व्यवहारिक व गतिशील बन रहा है। मोदी सरकार ने विदेश नीति में पहले से स्थापित मान्यताओं और अवधारणाओं रक्षा निर्यात रणनीति तैयार की गई, जो मोटे तौर पर निर्यात प्रोत्साहन या सुविधा व निर्यात विनियमन पर केंद्रित थी। विदेश मंत्रालय को भारतीय रक्षा उत्पादों को आयात करने के लिए देशों के लिए क्रेडिट लाइन के निर्माण का समर्थन करने का काम सौंपा गया, और जहां संभव हो वहां रक्षा निर्यात के वित्त पोषण ले लिए एग्जिम बैंक को काम पर लगाया गया। इसके अतिरिक्त विदेशों में भारतीय मिशनी में रक्षा संलग्नकों को भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकृत किया गया है। रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 ने अन्य बातों के साथ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्यात से अपने राजस्व का कम से कम 25% प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दिया है, जिसमें 2025 तक भारत के रक्षा उत्पादों को शामिल है। प्रदर्शित करने के लिए डिफेंस एक्सपो और एरो इंडिया का लाभ उठाना। पी चौरसिया को शाश्वत सत्य न मानते हुए उसमें कई प्रकार के प्रयोग किए हैं, जिनमें से अधिकांश सफल हुए। जैसे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल के वक्तव्य में कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार न तो किसी देश को खुश करने के लिए और न ही किसी देश